आज डिटरमिनेंट्स की हम प्रॉपर्टी को आज देखेंगे। इसकी जो मुख्य प्रॉपर्टीज़ हैं उसका यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इससे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है इसकी, यदि किसी डिटरमिनेंट्स के रो या कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे a1, a2, a3, b1, b2, b3, 0, 0, 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं R3 0, इसके सभी अवयव जीरो हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि 0, 0, 0, A, B, C, D, E, F। और ये देखिएगा सारणी की बात हो रही है, तो ये मान जीरो हो जाए। तो पहली प्रॉपर्टी है कि किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हैं, ये पूरे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो होगी। यानी अगर कहीं भी इस तरीके से दिखे डायरेक्ट आप जीरो लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है, यदि किसी डिटरमिनेंट्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, रो को कॉलम में बदल दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। अगर इसके रो या c1 को r1 में बदल दिया जाए, c2 को r2 में बदल दिया जाए, c3 को r3 में चेंज कर दिया जाए, तो जो डिटरमिनेंट्स मिलेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए चेंज कैसे करते हैं, इसको चेंज करेंगे तो a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 ये आएगा। इसका जो रिजल्ट होगा वही रिजल्ट इस डिटरमिनेंट्स का भी होगा। कहने का मतलब रो कॉलम को चेंज करने से जो डिटरमिनेंट्स मिलेगा उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है कि किसी डिटरमिनेंट्स के रो और कॉलम को, किसी एक रो को दूसरे रो से या कॉलम को कॉलम से चेंज कर दिया जाए, किसी एक रो या कॉलम को, तो पूरी वैल्यू कि न्यूमेरिक वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन प्लस का माइनस या माइनस का प्लस आ जाएगा। जैसे a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 ये है। अब हमने क्या किया कि r1 को चेंज कर दिया r2 में, r2 को चेंज कर दिया r1 से, यानी r1 और r2 को आपस में चेंज कर दिया। देखिए R1 ये है, R2 ये कहने का मतलब B1, B2, B3, A1, A2, A3, C1, C2, C3 ऐसे लिख दिया। देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो पे चला गया, सेकेंड रो फर्स्ट रो पे चला गया। तो ऐसे कंडीशन में अगर इसकी जो वैल्यू है, सपोज करते हैं अगर m है, इसकी वैल्यू -m होगी। सपोज दैट इसका जो रिजल्ट है अगर m है, कुछ सोल्यूशन होगा तो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। इस वैल्यू में चेंज केवल साइन का होगा, यानी उनके आंसर में साइन का परिवर्तन हो जाता है, प्लस माइनस में चला जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। ये तीसरा था। चौथा गुण है, यदि किसी रो या कॉलम, यदि a1, a2, a3, देखिएगा अच्छा चौथा गुण a1, a2, a3, a1, a2, a3, b1, b2, b3। कहने का मतलब r1 और r2 क्या है, बराबर। किसी सारणी के किन्हीं दो रो के एलिमेंट या किन्हीं दो कॉलम के एलिमेंट आपस में इक्वल हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है, जीरो हो जाता है। जैसे A, B, C, D, E, F, A, B, C। अब आप यहाँ देख रहे हैं C1 और C3 ये भी आपस में क्या है, बराबर है, तो भी इस सारणी का मान क्या होगा, जीरो होगा। पांचवी प्रॉपर्टी है, यदि सारणी में किसी रो या कॉलम के सभी अवयवों में किसी निश्चित संख्या से गुणा कर दें, किसी सारणी के जैसे A, B, C,
k से गुणा कर, तो इस पूरे सारणी का मान k गुना बढ़ जाएगा। k a, k d, k c, b e h c f i। अगर इस सारणी का मान सपोज करिए l है तो ये k गुना बढ़ जाएगा। तो k से हमने क्या किया, c1 में गुणा किया, ये हो जाएगा k l, यानी k गुना मान बढ़ जाएगा। अगर इसमें किसी निश्चित दूसरी संख्या से गुणा कर दें तो फिर ये उतना अपना बढ़ जाएगा। क्लियर? यदि किसी सारणी में, तो हम इसी से समझ सकते हैं कि यदि किसी सारणी के किसी कॉलम या रो के सभी एलिमेंट में कोई वैल्यू उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, हम उसको बाहर ले सकते हैं। जैसे m a m b m d c x y u v w, ये सारे। अब आप देख रहे हैं यहाँ m कॉमन, तो हम इसको c1 से क्या करें, कॉमन ले लें। मैट्रिक्स में क्या था, सभी एलिमेंट में होना चाहिए था। यहाँ पर सारणी में किसी रो या कॉलम की सभी एलिमेंट में वैल्यू अगर कॉमन है तो बाहर आ जाएगी, यानी a b b c x y u v w। ये अगर इसमें भी कोई कॉमन वैल्यू है वो भी बाहर आ जाएगी। यदि किसी सारणी के स्तंभ में या पंक्ति में, यानी रो या कॉलम में दो संख्याओं को जोड़ करके या माइनस करके लिखा गया है तो हम उस सारणी को अलग अलग लिख सकते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसका यूज करते हैं। जैसे x प्लस y, l प्लस m, u प्लस v, a b c d e f, ये लिखा गया है। अब आप एक चीज देखिए, c1 में दो संख्याएं का योगफल लिखा है, तो हम इस सारणी को किस तरीके से लिख सकते हैं। इसके पहले एलिमेंट को लिख लीजिए x l u, देख रहे हैं। इसके बाद a b c d e f प्लस y n v a b c d e f। क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं? देखिए x l u a b c d e f, ये पहले के साथ है दोनों, प्लस दूसरे के साथ, देखिए बाकी इस तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणी के a b c d e f g h i, इस सारणी में अगर c1 को, यानी किसी भी स्तंभ को या पंक्ति को किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ से जोड़ करके लिखते हैं तो भी इसके सारणी में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए कैसे, अब जैसे हम चाहें तो c1 को बदल सकते हैं। कैसे? c1 प्लस kc2 किसी निश्चित संख्या से गुणा करके भी अगर हम इसमें जोड़ें तो भी इसके सारणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे यानी अब अगर चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस k d। c1 को चेंज किया जा रहा है, बाकी कुछ में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो c1 को चेंज कैसे कर रहे हैं, c1 में c2 को k से गुणा करके जोड़ रहे हैं। आप c3 को भी जोड़ सकते हैं, किसी भी एक पंक्ति में दूसरी और तीसरी पंक्ति को जोड़ा जा सकता है, जोड़ करके लिखें तो भी सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए ऐसे a प्लस के डी लिखा जाएगा, b प्लस के ई लिखा जाएगा, c प्लस के एफ लिखा जाएगा, बाकी d g e h f, यही है।
तो जो मान इसका होगा वही मान सारणी का होगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो इससे पहले ये प्रॉपर्टी हमने बताई। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। जब एक्सपेंड करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये मिल जाएगा। दूसरे में क्या मिलेगा, के डी के ई के एफ डी ई एफ जी एच आई, तो के कॉमन हो जाएगा इसके पहले वाली प्रॉपर्टी से। अब डी ई एफ दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए जो परिवर्तित एक्सपेंड करेंगे जो दूसरा पार्ट होगा वो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। आप जब सारणी सॉल्व करते हैं तो सबसे ज्यादा इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो इस तरीके से इसकी 7 प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टी हमने बताई है। इन्हीं प्रॉपर्टी का प्रयोग करके हम सारणी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जिसका आप अध्ययन करेंगे, अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे।